नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। सबसे पहले न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीदों का, उपलब्धियों का साल हो ये आपके लिए। बहरहाल, अक्सर विपक्ष के नेताओं को जब कभी सरकार या उसके मुखिया से सवाल करना होता है तो दुहाई उनके पूरे प्रदेश का मुखिया होने की दी जाती है। वैसे होना भी यही चाहिए, क्योंकि सीएम किसी एक इलाके या विधानसभा का नहीं होता बल्कि पूरे प्रदेश का होता है। लेकिन क्या यह दुहाई सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए ही है? विपक्ष के नेता क्या किसी जिम्मेदारी या नैतिकता से बंधे हुए नहीं होते? यह सवाल नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के रेहली विधानसभा क्षेत्र को देकर दिए गए बयान से खड़े हो रहे हैं। गोपाल भार्गव ने अपने बयान में एक विधानसभा सीट की कीमत पर 229 सीट दांव पर लगा दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 229 सीटों में सरकार जो करना चाहे करे, लेकिन रेहली को छोड़ दे, वरना सरकार को एक दिन भी नहीं चलने देंगे। वैसे गोपाल भार्गव ये दंभ विधानसभा में पहले भी भर चुके हैं, लेकिन उसका नतीजा सब देख चुके हैं। तो फिर एक और दंभ आखिर क्यों? क्या वाकई विकास के पैमाने पर अब सरकारें अपने तेरे का भाव भी करने लगी हैं, या 8 बार के विधायक गोपाल भार्गव भी मैं, मेरा और हमारा के दायरे में सिमट कर रह गए? सच जो भी हो, लेकिन बड़ा सवाल बरकरार है, वो ये कि क्या आप चैलेंज से ही चलेगा प्रदेश? जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मध्य प्रदेश की 229 विधानसभा क्षेत्रों में से सब चीजें छुड़ा लेना, सब ले जाना छिंदवाड़ा, लेकिन अगर आपने रैली को टच किया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार एक दिन भी नहीं चलने देगी। जहां खड़े हो वहीं सियासी अखाड़ा बना देने का हुनर हासिल कर चुके ये हैं बीजेपी के दिग्गज नेता और एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव। विधानसभा के अंदर नंबर 1 और 2 के खेल में पूरी पार्टी का खिलवाड़ करा चुके गोपाल भार्गव इस बार चैलेंज देने में संख्या बढ़ाकर 219 तक तो पहुंचे, लेकिन सरकार गिरा देने का उनका इरादा नहीं बदला। 8 बार की विधायकी के रिकॉर्डधारी गोपाल की रेहली से आह निकली तो सीधे छिंदवाड़ा होते हुए सीएम तक पहुंच गई। मेरे पास में सनद है, प्रतियां रखी, मेरे पत्र रखे हैं, और मैंने कमलनाथ जी से निवेदन किया था कि आप मध्य प्रदेश की 229 विधानसभा क्षेत्रों में से सब चीजें छुड़ा लेना, सब ले जाना छिंदवाड़ा, लेकिन अगर आपने रैली को टच किया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार एक दिन भी नहीं चलने देगी। विचारों की गंगा दीनदयाली हो तो क्या मेरा और क्या तेरा, अंत्योदय ही लाल निशान है। फिर भी गोपाल भार्गव रैली के बहाने सरकार को चैलेंज दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? लोकतंत्र में विपक्ष और विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष क्या एक ही सीट की आवाज हो सकते हैं? सरकार ने उन्हें याद दिलाया है। वो केवल रेहली के नेता प्रतिपक्ष नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष उसको बना रही, जो केवल अपने विधानसभा का ख्याल रख रहा है, बाकी लोगों को कोई ख्याल नहीं रख रहा है। कोई बात है, कोई इशू है तो आप मुख्यमंत्री से मिलिए। वैसे गलत इसमें भी क्या है कि कोई विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाए। विकास के पैमाने पर अगर सरकारें भेदभाव करें तो क्या उसके खिलाफ आवाज उठाना गैर वाजिब है? जवाब तो देना होगा। में आज पूछेंगे कि क्या अब चैलेंज से चलेगा प्रदेश? सागर से रचित के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, भोपाल स्टूडियो से स्वागत है पंकज जी का। कांग्रेस के प्रवक्ता है पंकज जी। हमारे साथ मृगेंद्र सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मृगेंद्र जी का भी स्वागत है। और ग्वालियर से हमारे साथ हैं आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आशीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत आशीष जी से करते हैं। आशीष जी, यही सवाल जो हमारे पैकेज की लाइन भी है, प्रोग्राम की लाइन भी है, अब चैलेंज से चलेगा प्रदेश? प्रवीण जी, देखिए, भाषा से ज्यादा इसमें भावना पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से आधे गिलास को देखने का नजरिया होता है,
उसी तरीके से उस बयान को देखने के भी दो नजरिए हो सकते हैं। पहला नजरिया मैं जो समझता हूं वो ये है कि मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अभी भी छिंदवाड़ा के ही मुख्यमंत्री से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, मध्य प्रदेश के मंत्री और नेता जेब कतरों की तरह विपक्ष की जो विधानसभाएं हैं उनसे योजनाओं को, जो स्वीकृत योजनाएं हैं उनको कतर के अपनी विधानसभाओं में ले जा रहे हैं। और तीसरा, जब एक जन नेता 8वीं बार विधानसभा में जब चुना जाता है और उसकी स्वीकृत योजनाओं को जब छेड़ा जाता है तो वो भावनात्मक हो जाता है। जिस तरह से डॉक्टर के सामने एक मरीज के परिजन कहते हैं मेरा सब कुछ ले लें मगर मेरे मरीज को बता दें, उसी तरीके से भावनात्मक रूप से आदरणीय गोपाल भार्गव जी ने कहा सब कुछ ले लें मगर रेहली को ना छेड़ें क्योंकि वो मेरे खून पसीने की कमाई है। एक बार मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं आशीष जी, एक बार मैं आपकी सारी बातें यदि मान भी लेता हूं, टुडे एलिमेंट बता दीजिए सर, इसमें कहां क्या कल शिफ्ट हो रही थी? ये जो जिसकी शिफ्टिंग की बात चल रही है अभी, तो कोई इसका टुडे एलिमेंट क्या था इस बयान का? नहीं, देखिए गोपाल भार्गव जी आदरणीय एक बड़े नेता हैं तो निश्चित ही उनके पास कोई जानकारी रही होगी, नहीं तो वो ऐसा गैर जिम्मेदारी वाला बयान नहीं देते। और पहले भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जब जब इस तरह की बातें आई तो वो सच साबित हुई। जबलपुर के मामले में पुलिस कहती रही कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मामला है मगर आखिर में मानना पड़ा। तो निश्चित ही किसी जानकारी के बेसिस पे ये जो आरोप है जो आदरणीय गोपाल भार्गव जी ने लगाया, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी स्वीकृत योजना को आज मुख्यमंत्री या मंत्री अपनी विधानसभाओं में ले जाए। ठीक है, पंकज जी का जवाब लेते हैं। पंकज जी, गोपाल जी के रहमो करम पर चल रही सरकार, ये जानकारी है आपके पास कि नहीं कि गाफिल हो आप भी अभी तक? देखिए प्रवीण जी, गाफिल तो शायद गोपाल भार्गव जी हैं और मैं गोपाल भार्गव जी की गैर जिम्मेदारी के दो प्रमाण आपके सामने पेश रखता हूं। पहला प्रमाण, उन्होंने झाबुआ के उपचुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान अभी कहा विधानसभा चुनाव में कि झाबुआ का उपचुनाव जिता दिए शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री होंगे, बाद में वो पलट गए। आपने भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के मंच पे शिवराज जी को बैठाल कर खड़े होकर उन्होंने कहा कि 15 मिनट में सरकार गिरा दूंगा, ऊपर का इशारा हो। और आप मीडिया के मित्रों ने उनसे लाख बार पूछा, लोग पूछ के थक गए, पर गोपाल भार्गव जी वो उत्तर नहीं दे पाए कि कौन सा ऊपर का इशारा होने वाला था और जो सरकार गिराने वाले थे। प्रवीण जी, एक चीज बहुत समझ से परे है। मैं 3 बड़े नाम गिनाता हूं बीजेपी सरकार के, शिवराज जी, गोपाल जी और जयंत मलैया जी। ये शिवराज जी मुख्यमंत्री थे और मलैया साहब और भार्गव जी 7-7, 8-8 बार के विधायक हैं। इनके विधानसभा क्षेत्रों में मैं पिछले 1 साल को भूल जाता हूं। 2018 के पहले जो 15 साल बीजेपी के कार्यकाल थे, वहां बुधनी के विकास की स्थिति, दमोह प्रॉपर के विकास की स्थिति और रहली जहां से गोपाल जी हैं वहां विकास की क्या स्थिति है सबके सामने है। अरे भाई, आप कतर ले रहे हो ना, वो कहते रहे सब ले जा रहे हो आप उनकी। अरे तो सर, जब 15 साल तक सरकार थी तब कौन से झंडे गाड़ दिए? और ये प्रवीण जी, ये मूल मुद्दा कांग्रेस और सरकार है ही नहीं। ये मूल मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी और खेमेबाजी है। जिस प्रकार शिवराज जी सब कुछ बीजेपी में लूट कर लिए जा रहे हैं और जिस प्रकार गोपाल भार्गव जी राकेश सिंह जी की जेब कतर रहे हैं, जो प्रयोग शब्द का प्रयोग हमारे मित्र ने किया, पॉलिटिकल जेब कटिंग, जो पिक पॉकेटिंग बीजेपी में चल रही जेब कतरई, जिसमें शिवराज जी कभी गोपाल जी की जेब कतर लेते हैं, कभी राकेश जी की जेब कतर लेते हैं, दोनों ठगे से खड़े रहते हैं और जानते हैं कि पॉलिटिकल जेब कट शिवराज है, फिर कुछ नहीं कर पाते। ये उसकी पीड़ा है प्रवीण जी। ठीक है मृगेंद्र जी, क्या मध्य प्रदेश की सरकार, वही सवाल में जो मैंने दोनों मेहमानों से किया आपसे भी करूंगा, गोपाल भार्गव साहब की अनुकंपा पर चल रही है? बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश सरकार बहुमत के आधार पर चल रही है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी और उनको जो भी समर्थन दे रहे हैं दल, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और निर्दलीय है, उनके समर्थन से कर रहे हैं। 121 विधायकों का बहुमत है। एक कांग्रेस के विधायक नहीं रहे, 120 विधायक हैं, लेकिन फिर भी बहुमत के आधार पर चल रही, किसी कृपा से सरकार नहीं चल रही। और किसी को बोलना, अगर किसी कृपा है तो बहुमत अगर नहीं है, कृपा से थोड़ी सरकार चल सकती है। सरकार तो केवल बहुमत से चल सकती है और बहुमत से सरकार चल रही है। फिर इस बयान के मायने क्या समझते हैं आप? बयान के मायने गोपाल भार्गव जी तो आपने देखा कई बार इस तरह की बोल चुके हैं, धमकियां दे चुके हैं। और आप पिछले 1 साल से उठा के देखिए कितनी बार धमकियां नहीं दी जा चुकी। पिछले 2-3 महीने से झाबुआ उपचुनाव जीतने के बाद, जब से कांग्रेस झाबुआ जीती है, थोड़ी सी धमकियां कम हुई है। थोड़ी सी नहीं, बिल्कुल ही कम हो गई थी, अचानक आई है ये वाली। अचानक धमकी आई है। हो सकता है उनको लगा हो कुछ केंद्र सरकार भी फिलहाल कहीं चुनाव नहीं है किसी स्टेट में, तो कुछ करने वाले हों, तो बात अलग है। लेकिन अभी जो फिलहाल संभावना दिख रही, और हाईकमान क्या निर्देश है, हाईकमान किसको निर्देश देता है, ये भी भाजपा में देखने की। भाजपा में
में भी कांग्रेस की तरह बहुत सारे छत्रप हो गए हैं। इसके पहले एक नेता रहते थे यहाँ जो प्रदेश संगठन महामंत्री की चलती थी या प्रदेश अध्यक्ष की चलती थी, नेता प्रतिपक्ष की, लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि जिस तरह कांग्रेस में बहुत सारे छत्रप हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे छत्रप हो गए हैं। ठीक है, आशीष अग्रवाल साहब आपकी तरफ आता हूं। ये ठीक है, मैं सारी चीजें मान ली, मैंने पहली बार जो आपने कहा वो भी मान लिया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कितना भावनाओं में बह जाए कोई व्यक्ति, मतलब कोई प्राइवेट नौकरी वाला व्यक्ति भी कितनी भावनाओं में बहेगा, तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरी इस सीट को छोड़ दो, कंपनी भले ही कहीं भी चली जाए। तो 229 में जो करना हो करो, ये नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहिए या एमएलए को कहना चाहिए? सर बिल्कुल वाजिब सवाल। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि इसके शब्दों पे ना जाए, भावना तक सीमित रहे। मैंने आपको उदाहरण भी दी, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब ये नहीं है वचन चले जाए, परंतु एक संज्ञा दी जाती है कि प्राण भी चले जाए तो भी वचन नहीं जाने चाहिए। इसी तरीके से गोपाल भार्गव जी ने कहा। देखिए, पंकज जी की बात का मैं एक जवाब देना चाहता हूं। मेरे बड़े सम्माननीय मित्र, बड़े ही बुद्धिमान हैं, मगर क्या रेहली की विधानसभा की जनता जो गोपाल भार्गव जी को 1985 से जिताती आई है, लगातार 8वीं बार विधायक बनाती आई है, क्या आज उनकी बुद्धिमत्ता को पंकज जी नकारना चाहते हैं? कि अगर रेहली में विकास नहीं हुआ होता, अगर उनको जनता ने नहीं स्वीकारा होता, तो क्या वो लगातार चुने जाते? तो मेरा बड़ा आग्रह है कि जनता के मैंडेट को इस तरह से शब्दों से हम ना नकारें। बात नंबर 1। बात नंबर 2, हमने बात की शब्दों की। पंकज जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शब्द तो याद किए, परंतु वो उमंग सिंगार का वो शब्द कहां भूल गए? जब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को माफिया कहा था, उनको ब्लैकमेलर कहा था। अरे देखिए, भावना में बहकर ग्वालियर के क्षेत्र की जब रेत माफिया का विषय आया तो सिंधिया जी ने कहा था कि मैं झंडा उठा लूंगा। तो जब व्यक्ति भावनात्मक हो जाता है तो इस तरह की बातें करता है, इस तरह का शब्दों पे ना जाएं। परंतु यह स्पष्ट है कि आज भी कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से बढ़ के नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर पंकज जी को कम से कम थोड़ा आपके जवाब से शायद राहत आएगी। क्या बीजेपी इस पोजीशन में है कि गिरा दे गवर्नमेंट, एक दिन नहीं चलने दे वाली स्थिति में है? हाँ या ना बता दीजिए सर, और शब्द ही बताना, भाव हम लोग बाद में ग्रहण करेंगे यहां पे। प्रवीण जी, देखिए, हमारे यहां अध्यक्षीय प्रणाली है। मेरे अध्यक्ष श्रीमान राकेश सिंह जी ने यह कहा है कि हम किसी भी तरीके से असंवैधानिक तरीके से सरकार को कमजोर नहीं करना चाहते। इस सरकार में इतने अंतर्कलह हैं, इतने मुख्यमंत्री हैं कि यह जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं करेगी और अपने बोझ से डर जाएगी, और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में पंकज जी को शामिल करें। बस आपने आपके शब्द ले लिए सर, हमने वो भाव लेके पंकज जी पे जाता हूं। पंकज जी, अब आप चैन की सांस ले सकते हैं। वो कह रहे हैं कि गिराएंगे नहीं, मतलब बोल दिया ऐसे ही, भाव समझो। प्रवीण जी, चैन की सांस तो कांग्रेस पार्टी ने जब 17 तारीख को पिछली बार कमलनाथ जी ने शपथ दी तब से चैन की सांस ली है, और कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश में जनता की सेवा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आशीष ने स्वयं स्वीकारा कि राकेश सिंह जी जो दीनहीन निरीह अध्यक्ष हैं, मैं वो साबित कर रहा हूं, क्यों शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि राकेश सिंह जी कहते हैं हम किसी प्रकार से सरकार को नहीं गिराएंगे। गोपाल भार्गव जी कह रहे हैं कि मेरी सीट को छुआ तो सरकार को नहीं गिराऊंगा। तो गोपाल भार्गव जी क्या अनुशासनहीनता नहीं कर रहे? क्या राकेश सिंह जी को छोटा नहीं बता रहे गोपाल भार्गव जी? राकेश सिंह जी जो बतौर निरीह भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बार बार बेचारे बयान देते हैं कि हम सरकार गिराने की कोई बात नहीं कर रहे, और कभी गोपाल भार्गव जी, कभी शिवराज जी, कभी धनाधन विजयवर्गीय के पिताश्री, ये सब बार बार बयान देते हैं। ये इस बात की ओर प्रवीण जी स्पष्ट इशारा करता है, बल्कि यूं कहूंगा साबित करता है, जिस ओर मैंने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जेब कटिंग है, जिसमें शिवराज जी कभी गोपाल जी की जेब काट लेते हैं, कभी राकेश जी की जेब काट लेते हैं, और राकेश जी की बेचारी दोनों जेबें कटी, खाली हाथ बैठे, ना गोपाल जी उनकी बात सुन रहे, ना शिवराज जी सुन रहे। इतना दीनहीन निरीह प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष प्रवीण जी, मैंने तो अपने अल्प राजनीतिक जीवन में पहली बार मौज में रहिए ना भाई, आप क्यों मौज में हैं? हम तो पक्ष को तो बहुत आराम होता है जब मौज में है, लेकिन जनता हंस रही है कि नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति यदि इतनी छोटी राजनीतिक मानसिकता का हो कि मेरी रैली को हाथ मत लगाना। अरे रैली किसी के घर की नहीं है सरकार, लोकतंत्र में देखिए, जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया कि आप जीत कर आते हैं, राहुल गांधी के जाने के बाद सरकार का नहीं होना चाहिए। और ये ऐसे राकेश सिंह जी के निर्देश गैर राजनीतिक होता है प्रवीण जी,
गैर राजनीतिक ये होता है, राकेश सिंह जी के उसके ये निर्देशों समय को की जेब कट जाती है, ये जो उड़ा है जेब कट ये। शब्द आज यहाँ पर निकल गया डिबेट में। आशीष ने निकाला। मृगेन जी के समय की आशीष जेब ने मत निकाला काटिए, जेब कट शब्द। मृगेन जी को शामिल करेंगे। मृगेन जी, ये क्या वाकई बीजेपी में आपको लगता है कि सबसे पहले मैं ये दिखाने वाली होड़ है क्या? सबसे पहले मैं ही दिखूं, मैं ही बोलूं। देखिए, कुछ लग तो ऐसा रहा, मैं शुरू से भी आपसे पिछली उसमें मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरह कांग्रेस में छत्रप है, अभी तक कांग्रेस को भी देखिए आप, तो कभी एकजुट नहीं रही, हमेशा छत्रप रहे। उसी तरह स्थिति बीजेपी में बनने जा रही, सब छत्र सब अपनी चलाना चाहे, जिसकी जब मर्जी आए जब बोलते जा रहे हैं। किसी कभी राकेश सिंह जी कुछ बोलते हैं, कभी शिवराज जी बोल गए, कभी गोपाल जी बोल गए, कभी कैलाश जी बोल गए, कभी कुछ भी, जिसकी इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो एकता होती थी, जो संगठन की डर होता था, वो लगता है धीरे धीरे यहाँ के नेताओं में खत्म हो रहा है। या हो सकता है 15 साल बाद सरकार के जाने के बाद थोड़ा बहुत जो विवाद हुआ है, वो शायद विवाद ठीक करने के लिए ही वरिष्ठ नेताओं का आप देखा होगा, नरेंद्र सिंह जी तोमर वगैरह के दौरे मध्य प्रदेश में बहुत दिनों बाद बढ़ना शुरू हो गए, आने शुरू हो गए। मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसकी गूंज हमें लगता है दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली के नेताओं को लगने लगा कि नहीं, मध्य प्रदेश को हमें ठीक करना चाहिए। इसीलिए शायद बड़े नेताओं के दौरे अमित शाह जी भी आ रहे हैं, सब एक करके, कि मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी, कभी मध्य प्रदेश की पूरे देश में माना जाता था कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत है। यहाँ कार्यकर्ता पूरी तरह से पार्टी के लिए काम करता है और सबसे मजबूत गढ़ होता है। वो धीरे धीरे पिछले 1 साल में देखिए, हमें लगता है कि भाजपा का जो बहुत ही मजबूत गढ़ था, धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। उसकी भनक हमें लगता है पार्टी हाईकमान तक पहुँच गई है। इसीलिए प्रदेश के नेताओं के अलावा जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, वो भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आने लगे हैं। और शायद उसके बाद जो आपका नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, उसके बाद जो कुछ एकता शायद पार्टी में दिखे और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में तभी कार्य होगा। सर, मुझे तो राकेश सिंह जी पे तरस आता है, बेचारे कैसे निरीह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं कि ना शिवराज जी उनको पूछते हैं, प्रवीण ना जी जरा गोपाल जवाब उनको लीजिएगा। पूछते हैं। ये दुर्दशा प्रवीण कर जी। रखी है राकेश सिंह जी। आशीष अग्रवाल, नहीं, पंकज जी, आशीष जी, आप आपको भी आ रहा हूं। अब आशीष जी, अरे पूरा मौका दे रहा हूं, आशीष जी कब चलेंगे? नहीं, पंकज जी को कैसे मालूम कि भाव नहीं दे रहे आशीष जी, हैं? देखिए ना, वो कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं गिराएंगे, मैं भी वो कह रहे हैं मैं सरकार गिरा दूंगा। इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा आप। मैं ये कह रहा हूं कि मृगेन जी गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको लग रहा है कि जो आप आरोप लगाते थे कांग्रेस 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 के छत्रप में बटी है, वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेसीकरण अब आपका भी हो गया, आपके यहां भी इलाकाई छत्रप पैदा हो गए। इसी वजह से जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। आशीष अग्रवाल। प्रवीण जी, देखिए, संगठन में ऐसा होता है कि जब आप एक हार को चखते हैं तो अचानक से सारी चीजों पे हाईलाइट हो जाता है, आपके सिर्फ दुर्गुण और अवगुणों को देखा जाता है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी तो वही बात कही ना, अध्यक्षीय प्रणाली है, यहाँ पे जो कैडर बेस्ड हमारे यहाँ व्यवस्था अनुशासन है वो आज भी कंटिन्यू रहेगा। बहुत जल्दी आप देखिएगा हमारा नया अध्यक्ष तय होगा और उसके बाद ये जितनी भी जो विपक्ष के आरोप हैं वो दूर हो जाएंगे। राकेश जी जाने वाले, कहा जाता है कि जिनके घर शीशे के होते हैं, राकेश जी जाने वाले, निरीह अध्यक्ष जाने वाले। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक तय नहीं हो पाया, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अभी तक तय नहीं हो पाया, जिस पार्टी में 2.5 मुख्यमंत्री और 3 मुख्यमंत्री चल रहे हो, जिस पार्टी का मंत्री अपने पूर्व मुख्यमंत्री को माफिया कहता हो, ब्लैकमेलर कहता हो, जिस पार्टी में एक विधायक प्रवक्ता मुख्यमंत्री का धरना दे, बड़ी खबर है जिस राकेश सिंह जी की रवानगी होना तय है। निरीह राकेश सिंह जी जाने वाले, और अच्छा है जिस प्रकार की राजनीतिक दुर्दशा राकेश सिंह जी की है, वो चले जाए तो उनके लिए बेहतर होगा। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि राकेश सिंह जी बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने वाले हैं, नया अध्यक्ष आएगा बीजेपी के प्रवक्ता आपके मंच पर बोल रहे हैं। ये बड़ा सवाल है प्रवीण जी। प्रवीण जी, देखिए, ये प्रवीण जी, डिबेट अरे तरीका पंकज नहीं जी हो के जवाब सकता। का जब मेरा बात का समय जवाब अगर दे दीजिए। आप आशीष जी, पंकज आपने चतुर्वेदी कहा जी कि देंगे तो अध्यक्ष कैसे काम चलेगा? नया अध्यक्ष आएगा, किसी को नहीं दूंगा भाई मैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल असमान वितरण नहीं करता हूं साहब, बिल्कुल फिक्र मत करिए आप। और किसी की जेब नहीं काटता मैं वक्त की, खास तौर पर। मेरा ये कहना है कि जो कह रहे हैं पंकज चतुर्वेदी, आपके ही मुंह से निकली ये बात कि नया अध्यक्ष मिलेगा, तो पंकज चतुर्वेदी ने सिर्फ एक सवाल किया और वो ये कि क्या राकेश सिंह जाने वाले हैं? चले जाए तो अच्छा। पंकज जी की जानकारी के लिए मैं सबसे पहले बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुनाव होते हैं और उस चुनाव में या तो राकेश सिंह जी दोबारा से चुने जाएंगे या कोई नया व्यक्ति आएगा। ये चुनाव में तय होता है। हमारे यहाँ जिस तरह से रिमोट कंट्रोल से संगठन चलता है वैसा तय नहीं होता। मैं जो दूसरा जवाब पंकज जी से जानना चाहता हूं, अरे ये उनकी पार्टी में आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो तय नहीं हो पाया।
राहुल गांधी के जाने के बाद उनकी माता जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया और उसके बाद से एक जो खोज चल रही है आज तक पूरी नहीं हुई। मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष चुन के बने। विषय ये बिल्कुल नहीं है सर। सर आज का विषय बिल्कुल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी अध्यक्ष तय कर पा रही कि नहीं। आज पंकज जी मूल बात जो ये है राकेश सिंह जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कब तक आएगा? बर्तन सर इनके मैं तो प्रवीण जी ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी का प्रवक्ता आपके मंच पर कह रहा है कि नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा तो उसे संशोधित कर दिया ना। अरे भाई संशोधित कर तो दिया जवाब में। अभी कौन से चुन के आए थे? कौन सा चुनाव हुआ था राकेश सिंह जी? मैं कह रहा हूं राकेश सिंह रहे या जाए आपकी अध्यक्ष हमारे चुनाव से बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे चुनाव से बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो राजनीतिक जेब हमारे चुनाव से बनते हैं। आप क्या आपके जैसे रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती सरकार? जैसे राकेश जी की जेब काट रहा है उस पर बातचीत हो रही है और गोपाल भार्गव जी ने अनुशासनहीनता कर रही है। राकेश जी निरी राकेश जी कहते हैं कि हम सरकार नहीं गिराएंगे और गोपाल भार्गव जी कहते हैं हम सरकार गिरा देंगे। मेरी रैली को मत चुना ये प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी में घनघोर अनुशासनहीनता है। ये कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाते पे इनकी गुटबाजी है। दोनों मेहमानों को बहुत वक्त दिया मैंने। मृगेन जी को शामिल करूंगा। आशीष जी मृगेन जी को शामिल करूंगा। मृगेन जी ये जो पंकज चतुर्वेदी का पूरा फोकस इसमें है कि राकेश सिंह रहेंगे या जाएंगे, तो राकेश सिंह इन्होंने भेजा। मेरी समझ से तो अभी तक मुश्किल कभी बने नहीं कांग्रेस सत्ता पक्ष के लिए। इनकी इस रुचि को कैसे देखते हो आप? क्या वजह है उनकी रुचि की? ये चाह रहे हैं कंटिन्यू करें? नहीं ये चाह रहे हैं, जो सब सोचते हैं कि अच्छा रहे, कोई विवाद ना हो, चाहते हैं राकेश सिंह जी रहे आए। हाँ। और उनका भी कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ, 1 साल तो हुए अभी, लगभग 1.25 साल 1.5 साल अध्यक्ष बने हुए हैं, तो उनको पूरा कार्यकाल मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि पंकज जी भी यही चाह रहे हैं, आशीष जी भी यही चाह रहे हैं कि उनको जो प्रदेश उन्हें रवाना करने की बात नहीं, उन्होंने नया संशोधित कर दिया भाई, संशोधित कर दिया, नया अध्यक्ष मिलेगा। नहीं उन्हें ये भी कहा गया हाईकमान चुनाव सिस्टम से होता है। मिलेगा मुझे तय करने दो मेरी पार्टी में क्या होगा। भावना समझ मृगेन जी की बात पूरी कर लेती है। देखिए पर मुझे मजबूरी में वो शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपने किया। क्यों जेब काटे हम मृगेन जी के वक्त की? मृगेन जी ये गलत तरीके से ले रहे हैं। आशीष जी मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं कि जिस तरह चुनाव से जो नियम प्रक्रिया उसी के तहत अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और आपकी भी इच्छा है। मुझे लगता है कि पंकज जी की विशेष इच्छा है कि राकेश सिंह जी अध्यक्ष बने प्रदेश। तो मुझे लगता है पार्टी हाईकमान अगर आपको सुन रहा हो तो हो सकता है कि दोनों की भावनाओं का रैली पे फिर वापस आते हैं। रैली पे फिर वापस आते हैं। कोई इलेक्शन नहीं है अभी नजदीक में, हाल फिलहाल में। यहाँ तो नगरीय निकाय तक अनाउंस नहीं हुआ अभी तक, कोई इलेक्शन नहीं है। फिर ये पब्लिक के उपचुनाव है, अभी ऐसी चुनौती देना, उपचुनाव है तो रैली में थोड़ी है वो। नहीं रैली में नहीं, देखिए रैली में मुझे लगता है वो तो हमें लगता है जो गोपाल भार्गव जी ने कहा ना, हाँ। तो हो सकता है उनकी भावना हो सकती है, लेकिन उन्हें कहना इसलिए नहीं चाहिए। पार्टी के बड़े नेता हैं। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो किसी रैली के नहीं, पूरे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष। अगर किसी क्षेत्र में जाति हो रही, किसी व्यक्ति के साथ जाति हो रही, तो उन्हें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। केवल रैली की जनता के लिए नहीं है। यही हाल मुख्यमंत्री जी का होता है। जो मुख्यमंत्री बनता है बनने के बाद उस क्षेत्र का नहीं रहता, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। अगर कहीं घटना समस्या होगी, मुख्यमंत्री और नेता पार्टी से ऊपर होते हैं, दोनों लोग उनके पास जा सकते हैं, दोनों लोग जा सकते हैं। तो कोई भी अगर इस तरह मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष करने लगे तो फिर दोनों को क्षेत्र अगर छोड़ देंगे फिर और प्रदेश की जनता कहां जाएगी? एक बार आशीष अग्रवाल का फिर से रुख करते हैं इसी बात को लेकर कि आशीष जी ये उम्मीद करें, चलिए मैं आपको धर्म संकट में बिल्कुल नहीं डालूंगा, आपसे वैसा सवाल नहीं करूंगा कि जिसका जवाब गोलमोल आए, लेकिन मैं ये तो पूछ ही सकता हूं, ये उम्मीद करें कि कल को वो दमोह के लिए भी कहेंगे कि मेरा दमोह छोड़ के, मेरी डिंडोरी छोड़ के, मेरा मंडला छोड़ के, मेरा लाहार छोड़ के, ऐसी बात भी सुनने मिलेगी हमको नेता प्रतिपक्ष जी के मुंह से? देखिए, आपने अगर गोपाल भार्गव जी के पहले बयान सुने हों तो उन्होंने बतौर नेता प्रतिपक्ष कहा था किसी भी विधायक से कि आपके क्षेत्र में अगर कमलनाथ सरकार कोई भी ज्यादती करती है, आपकी अगर स्वीकृत योजनाओं को हटाती है, आप लेके आए, मैं आंदोलन करूंगा। तो वो तो पहले ही इस बात को स्थापित कर चुके हैं। बाकी कांग्रेसियों की एक सिलेक्टिव अप्रोच होती है।
मंत्री इमरती देवी जी का मुझे वो बयान याद है कि जब उन्होंने कहा था कि मेरी क्षेत्र की जनता से स्कूल लिया जा रहा है, तो क्या वो पूरे प्रदेश की जनता की मंत्री नहीं है? इस तरीके से जब सिंधिया जी ग्वालियर की आवाज उठाते हैं, कह रहे मेरे क्षेत्र की जनता, तो क्या वो पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता नहीं है? पंकज जी जवाब दें। और छिंदवाड़ा में जाके जब मुख्यमंत्री कमलनाथ बात करते हैं कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कोई योजना लेके आया हूं, तो क्या वो पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है? बात यह है कि देखिए, हम कंस्ट्रक्टिव बहस नहीं कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव अगर हम बहस करना चाहेंगे तो इस तरह की हम तर्कों पे नहीं आएंगे। सच्चाई ये है कि कांग्रेस जब से सरकार में आई है, सकारात्मक योजनाएं नहीं कर पा रही है। अगर वो सिर्फ रैली की मांग कर रहे होते तो शायद हम डिबेट भी नहीं करते। उन्होंने कहा 229 में जो मर्जी करो, तो जो उन्होंने एक शेपक लगाया, शेपक विवाद पैदा कर रहा है सर। मैंने आपको बताया, मैंने आपको उदाहरण दिए। किसी चीज पे ज्यादा वजन डालने के लिए हम साधारण भाषा में कुछ ऐसा इस्तेमाल कर देते हैं जिसका वजन ज्यादा हो। सिर्फ इसको इतना ही समझा जाए। क्या किसी 229 क्षेत्र के विधायक इस बात पे तैयार होंगे कि रैली के लिए कुछ किया जाए? अरे सच्चाई ये है कि हर विधानसभा का जो विधायक है वो अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं चाहता है। गोपाल भार्गव जी ने इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी करके कोई वजन नहीं डाला। हाँ, अपना उनका जो राजनीतिक वजन था वो जरूर कम हुआ और वो बहुत हल्के नेता प्रतिपक्ष साबित हुए। विधानसभा में परफॉर्मेंस वाइज देखें या उसके बाद देखिए, राजनीतिक वजन पंकज जी जरा उमंग सिंगार जी का कितना बड़ा था बता सकते? जब उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को माफिया कहा था, ब्लैकमेलर कहा था, हल्का हो गया ना, कितना हल्का बन हुआ। अरे उमंग सिंगार ने जब दिग्विजय सिंह जी को माफिया कहा था, ब्लैकमेलर कहा था, तब कौन सा वजन बड़ा था? मत करना। जब आपके मंत्री कहते हैं कि रेत माफिया 15 साल में जब कांग्रेस की सरकार में बढ़ गया, तो कौन सा वजन बढ़ रहा है? जब लक्ष्मण सिंह जी जाते हैं और धरना देते हैं, कहते हैं कि प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, कौन सा वजन बढ़ा? नहीं कर सकते। क्या स्थिति जब लक्ष्मण सिंह जी आते हैं, कहते हैं कि सीए पे बहस नहीं होनी चाहिए, तब कौन सा वजन बढ़ा? बौखला रहे हैं और वो भावनाओं में राकेश जी की छोटी टिप्पणी मृगन जी से भी, छोटी टिप्पणी मृगन जी से, देखिए छोटी टिप्पणी उनकी जेल कोई नहीं काटेगा। छोटी टिप्पणी मृगन जी से, आशीष जी वक्तरात आऊंगा, पहले मृगन जी, पहले मृगन जी, फिर वक्तरात आऊंगा। मृगन जी, ये जो आऊंगा वक्तरात आऊंगा, आशीष जी मृगन जी का रुख कर लेते हैं। मृगन जी, ये इस वक्त में जो टुडे एलिमेंट की बात मैंने आशीष जी से भी की थी, सीएम बाहर हैं, छुट्टी में हैं, जो भी है बाहर हैं, अभी कौन सा ऑर्डर निकल रहा था जो उन्हें ये बयान देने की जरूरत पड़ी? नहीं, गोपाल भार्गव जी, मुझे लगता है कि हो सकता है कि नए साल की शुरुआत है तो ये उसमें हो कि सबसे पहले मैं छक्का मार दूं कि नहीं भाई, मैं जो बोल रहा हूं कि मेरा क्षेत्र को छोड़, बिना मैच के छक्का मारेंगे, बिना मैच के छक्का। अब कांग्रेस के लिए इससे अच्छा क्या होगा अगर वो एक क्षेत्र छोड़ देते हैं? एक क्षेत्र छोड़ दो भैया, बाकी जो करते रहो प्रदेश में। इससे अच्छा तो मुझे लगता है पंकज जी के लिए कुछ नहीं। पंकज जी को तो आज खुशी मनानी चाहिए। बिल्कुल ठीक, पटाखे फोड़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पटाखे फोड़ना चाहिए। पंकज जी अभी जाएंगे, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात सही है कि जब आपके पास एक जिम्मेदारी होती है, जब आप महत्वपूर्ण पद पर होते हैं, तब आपके शब्द मायने रखते हैं, भाव नहीं। और जहां तक हमारे तरफ इशारा थोड़ा सा आशीष जी ने किया, तो हमको सैलरी ही उसके भाव तलाशने की मिलती है। लिहाजा इस पर एक ये डिबेट हुई और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।